क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर पिछली क्लास के टॉपिक से ठीक आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के बारे में बात की थी। आज हम कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाइब आरपी पर। हमने इसके पहले वाली क्लास में ये डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक पॉइंट होता है, और जब उस पॉइंट को एक सरफेस में यानी कि कॉम्प्लेक्स या एरोगेंट सरफेस में एक्सप्रेस करते हैं पॉइंट के तौर पर, तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट होती है, हम उसे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकॉल कर दूं, अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ज्योमेट्रिकल फॉर्म में केवल और केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है जहां एक्सिस ऑफ एक्स और एक्सिस ऑफ वाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और अनरियल पार्ट को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम इस एक्स वाई प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन कहेंगे। ये बात हम पहले बताए थे आपको। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है पॉइंट पी को इंट्रोड्यूस करेगा, तो पॉइंट पी के दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे वे इसके रियल और अनरियल पार्ट होंगे। यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका रियल ए हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट अनरियल बी हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करते हैं, हम उसी डिस्टेंस को उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, यानी ये ओपी जो है ये मॉड ऑफ z है। अब बात करेंगे हम लोग इसके आर्गुमेंट के बारे में। इसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं या इसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी किसी एरोगेंट प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिक फॉर्म में, तो उस पॉइंट को ओरिजिन ओ से ज्वाइन करने वाली अगर आप एक लाइन क्रिएट करेंगे, तो वह लाइन एक्सिस ऑफ एक्स या रियल एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल या एक इंक्लिनेशन प्रोड्यूस करेगा। हम उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल tan को, एंगल थीटा को नहीं, एंगल थीटा को हम आर्गुमेंट नहीं कहते हैं। इस एंगल थीटा का जब हम tan लेते हैं, तो tan थीटा को हम इस पॉइंट से बिलोंग करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं। तो ये बात हम पहले बताए थे आपको। एक बात और भी है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और अनरियल दोनों का साइन अगर पॉजिटिव होगा, तो उसे हम पहले क्वाड्रेंट में, दोनों का साइन जब नेगेटिव होगा तो हम उसे थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब रियल नेगेटिव और अनरियल पॉजिटिव होगा तो सेकंड में, और इसका ठीक उल्टा होने पर हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ज्योमेट्रिकली पॉइंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये बातें पहले हो चुकी हैं। अब आइए बात करते हम लोग हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और अनरियल वैल्यू के साइन के मुताबिक उसके आर्गुमेंट को निकालने का मेथड क्या होगा। अगर रियल और अनरियल दोनों पॉजिटिव हैं, तो जाएगा पहले क्वाड्रेंट में, और यहां पर आर्गुमेंट को निकालने का मेथड होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल। आई एम का मतलब होगा उसका अनरियल पार्ट और आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट। ठीक है, अगर दोनों ही पॉजिटिव है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और अनरियल, तो थीटा इसका होगा इनवर्स ऑफ tan मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, दूसरी बात आते हैं, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट नेगेटिव होगा, अगर रियल पार्ट नेगेटिव होगा और अनरियल पार्ट अगर पॉजिटिव होगा, तो उसे हम दिखाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहां पर आर्गुमेंट थीटा को निकालने का मेथड होता है कि हम लोग tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, ठीक है, यहां से जो भी वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू को पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ अनरियल अपॉन रियल हो जाएगा। अगर अनरियल या रियल में से किसी भी एक का साइन नेगेटिव होगा,
तो बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस उसका अंतिम साइन प्लस में ही माना जाएगा। ठीक है, एक बात और भी है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और अनरियल दोनों का साइन नेगेटिव हो, ठीक है, तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन के थर्ड क्वाड्रेंट में यानी यहां दिखाया जाएगा। और यहां पर आंसर को फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आंसर जो है ये पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, इसको सॉल्व करने से मिल जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि ऑथर जो है उस एंगल को क्लॉकवाइज लेता है तो एंगल का साइन नेगेटिव आता है। तो वैसे कंडीशन में कई बार आपको आंसर आपके सही होने के बाद भी और इस थ्योरी के सही होने के बाद भी उस समय के पेपर के आंसर से मैच नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप यहां से निकालेंगे माइनस ब्रैकेट पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, अगर आंसर में आर्गुमेंट का साइन नेगेटिव है तो आप ये मेथड यूज करेंगे। अगर आर्गुमेंट में आंसर का यानी आर्गुमेंट वाले थीटा का साइन अगर पॉजिटिव है और पाई से बिगर है, ठीक है, तो आप इस मेथड को यूज करेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। आजकल जनरली आंसर इस तरह से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम उस कंडीशन की जब रियल का साइन पॉजिटिव होगा और अनरियल का साइन नेगेटिव होगा। तो ऐसे कंडीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? वही बात यहां पर भी आती है। कई बार आंसर में एंगल थीटा का साइन नेगेटिव होगा। अगर एंगल थीटा का साइन नेगेटिव होगा तो आंसर सिंपली होगा माइनस टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, ये होता है। अगर आंसर का साइन नेगेटिव होगा तो आंसर सिंपली निकलेगा माइनस टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी बाई रियल। एक बात का ध्यान रहे, रियल या अनरियल में से किसी भी एक का साइन नेगेटिव होने के बाद भी उनके डिवीजन वाले, ठीक है, वैल्यू का साइन इस मॉड्यूलस के चलते प्लस में ही आएगा। तो इस माइनस का इंपैक्ट इसके बाहर होगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, ये बात तय है कि एंगल में एंगल थीटा का साइन नेगेटिव आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आंसर का साइन पॉजिटिव आता है और वह आंसर 3π/2 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर रियल पॉजिटिव और अनरियल नेगेटिव है और सभी ऑप्शंस में एंगल थीटा का साइन पॉजिटिव है और कुछ या सभी ऑप्शन में एंगल थीटा की वैल्यू अगर 3π/2 से यानी 270 डिग्री से अगर बड़ी है तो वहां पर ये मेथड यूज करेंगे और ये होता है 2π माइनस टेन इनवर्स वंस अगेन फिर से इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, तो आपके आने वाले एंगल थीटा की वैल्यू 2π से कम होगी और हर हाल में 3π/2 से बड़ी हो जाएगी। तो ये मेथड से कॉम्प्लेक्स नंबर के सिचुएशन, उसके लोकेशन, उसके अनरियल और रियल वैल्यूज के साइन के मुताबिक उसके आर्गुमेंट को फाइंड करने के बारे में। तो बच्चों ये इसका बेसिक डिटेल्स है, इसको आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के बीच में, और हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मैं इसको इसके बाद में इरेज करता हूं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के बारे में कई तरह के टिप्स होते हैं, कई तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कई तरह के थ्योरम्स होते हैं। और आप इनको जान लेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजी स्टेप में अब बड़े ही क्लियरली सॉल्व होंगे। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं कि अगर Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन, अगर Zn, अगर ये n कॉम्प्लेक्स नंबर है, शायद ये 2 हो, शायद ये 3 हो, शायद ये 15 हो, शायद ये उससे भी ज्यादा हो, अगर ये एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लीकेशन के तौर पर दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको इनका मॉड निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो 2 या 2 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन का जो मॉड्यूलस होता है, ये दरअसल उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग यानी कि निजी
मॉड्यूलस के वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। कहने का मतलब यह है कि हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड्यूलस निकाल लेंगे, और जब इन सब के अलग अलग मॉड्यूलस निकल आएंगे तो हम उन सभी अलग अलग मॉड्यूलस के वैल्यू में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उन सभी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के ओवरऑल मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी यही है कि दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस उन कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, आइए एक और कुछ देखते हैं इसके अलावा। मेन आपका यही सब है। नाउ सम मोर, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन यानी कोसेंट का जो मॉड्यूलस होगा ये हमेशा उन कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉड्यूलस के कोसेंट के यानी कि डिवीजन के इक्वल होता है। हाँ, इस वैल्यू को डिफाइन होने के लिए ये जरूरी है कि Z2 आपका जो है ये जीरो ना हो। ठीक है, ठीक है, यानी मॉड्यूलस ऑफ Z2 जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो इसके बॉटम की वैल्यू जीरो होने के चलते आपका ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा। किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करने पर उसका आंसर हमेशा मीनिंगलेस, मैथमेटिकली नॉन एग्जिस्ट होता है। ये बात हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो मतलब ये निकला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोसेंट या डिवीजन का मॉड्यूलस उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलग अलग मॉड्यूलस वाले वैल्यू को डिवाइड करने के बाद आने वाले कोसेंट के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आप क्वेश्चन इसके देखेंगे, इवन सीयूटी में, एनडीए में, कंपटीशन में भी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर पावर n दी गई हो, ये पावर n जो है 1 2 3 4 से लेकर कुछ भी पॉसिबल है। अगर पावर n दी गई है और आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आज शुरुआत में इस पावर को इग्नोर कर दें और केवल उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंगल मॉड्यूलस को निकाल लें, और जो भी इसका आंसर मिलेगा उस आंसर पर वही पावर लेंगे जो पावर उस कॉम्प्लेक्स नंबर पर दी गई थी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth पावर का मॉड्यूलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉड्यूलस के nth पावर के बराबर आता है। और आप ये समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2 + 3i टू द पावर 50 का मॉड्यूलस फाइंड आउट करना हो तो क्या यह पॉसिबल है कि आप 2 + 3i टू द होल पावर 50 को एक्सपेंड करेंगे विद हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम या विद हेल्प ऑफ एनी अलजेब्रिक फॉर्मूला? ठीक है, करने के बाद एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर मॉड इसका निकालेंगे। ये प्रैक्टिकली एग्जाम के दिए गए ड्यूरेशन में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहां करना क्या है, 50 को अवॉइड करना है और हम शुरुआत में केवल 2 + 3i का मॉड निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू जो भी आएगी हम उस पर पावर 50 रख देंगे, तो वो क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 50th पावर का मॉड हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां भी देख सकते हैं। अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यहां हो, दूसरा यहां हो, तीसरा यहां हो, और ऐसे करीब करीब 20 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हो एज ए प्रोडक्ट, तो क्या आप एग्जामिनेशन में 20 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने जाएंगे? ये एग्जाम में दिए गए टाइम ड्यूरेशन में करना पॉसिबल नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी समझता हूं। ठीक है, तो 20 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका अंतिम रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद फिर उनका मॉड निकालेंगे। इट्स वेरी टाइम टेकिंग। आप करेंगे क्या, उन 20 कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड निकाल करके उनके मॉड्यूलस के वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उनका मॉड निकल आएगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आइए कुछ और बातें करते हम लोग हैं, और हम बात करने वाले हैं दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्गुमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके,
ऑर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, हम जानते हैं इस बात को। ओके, इसे ARG से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, इसे AMP से भी डिनोट करते हैं। तो यूज एनी वन ऑफ दिस सिंबल। तो आइए फर्स्ट वन, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होता है, ये एक्चुअली उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग आर्गुमेंट के वैल्यूज के सम के इक्वल आता है। मॉड्यूलस के मामले में मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में ही कंटिन्यू करता है। मॉड्यूलस के फॉर्म में या उसके रेस्पेक्ट में साइन ऑफ डिवीजन राइट हैंड साइड में भी डिवीजन फॉर्म में ही सस्टेन कर जाता है, लेकिन आर्गुमेंट के केस में लेफ्ट हैंड साइड का जो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो RHS में साइन ऑफ एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये निकला कि दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होगा ये उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग आर्गुमेंट वाले वैल्यूज के समेशन के इक्वल आएगा। तो यहां ये ऐड में कन्वर्ट हो गया है। एक और बात आती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोसेंट का डिवीजन का जो आर्गुमेंट होता है, ठीक है, ये उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल यानी अलग अलग आर्गुमेंट के वैल्यूज के, ठीक है, डिफरेंस के इक्वल आता है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोसेंट का आर्गुमेंट उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग आर्गुमेंट के वैल्यूज के डिफरेंस के इक्वल आता है। मैं रिकॉल कर दूं आपको, आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाता है और साइन ऑफ डिवीजन हमेशा सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और बात, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z पर जब nth पावर हो और आपको इसका आर्गुमेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का लीनियर फॉर्म में आर्गुमेंट निकाल लेंगे और जो भी इसकी वैल्यू मिलेगी इनवर्स ऑफ 10 के फॉर्म में आप उसका n टाइम्स फाइंड आउट कर लेंगे। आपको याद होगा a पावर n पर जब log होता था तो log उस पावर n को कोफिशिएंट में कन्वर्ट करता था। प्रॉपर्टी वैसी तो नहीं है, लेकिन याद करने की सुविधा आपको रहेगी। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth पावर का जो आर्गुमेंट होता है उसके प्रोसेस में आर्गुमेंट उसके पावर को कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर लेता है, उसके पावर को पावर से शिफ्ट करके आगे भेज देता है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लीनियर फॉर्म का आर्गुमेंट निकालता है। बेटा ये तीन प्रॉपर्टीज की हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे और प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें, इसे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।